हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न दी अनलर्न, सीखे वो जो अब तक नहीं सीखा। तो हम लोग आज हमारी इकोनॉमिक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू हैच में। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट में नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें आगे के कंसेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, या 12th स्टैंडर्ड में हो, या जहाँ कहीं पर भी बैंकिंग वगैरह में ये टॉपिक अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये टॉपिक इसके कंसेप्ट को एकदम अच्छे से करते हुए इसको शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको क्या डिमांड करना है या क्या चाहिए, और ये टॉपिक से रिलेटेड भी आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव अहेड। रूट ऑफ नेशनल इनकम। भाई कोई चीज़ आती है तो उसका जड़ क्या है, कहाँ से वो आता है, कब शुरू हुआ, फर्स्ट किसने दिया, आगे कौन लेकर गया, ये सारे कंसेप्ट हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी बच्चे लोग, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी शुरू कर रहे हो, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा उसके बारे में पहले सर्च कर लो कि फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम, who has taken along ahead with them and what is the current position। अभी उसको कौन हैंडल करता है या वो किसके अंडर आता है, या अभी अभी उसके क्या स्टैटिस्टिक्स है। ओके, तो ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए कोई भी चीज़ को जब आप अच्छे से थरली प्रिपेयर करना चाहते हो, और उसे ऐसा प्रिपेयर करिए कि वो फर्स्ट टू लास्ट प्रिपेयर रहे। अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर अगर कोई करंट अफेयर की चीज़ नहीं आ रही है तो आपको उसको एकदम टॉप से लेकर बॉटम तक प्रिपेयर करना है, तो आपका वो टॉपिक एकदम अच्छे से हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको आगे लाइफ में जो भी आप एग्जाम देते हो वहाँ से देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मतलब रूट ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ जहाँ कहीं पर NI लिखा आएगा उसका मतलब है नेशनल इनकम। बिफोर इंडिपेंडेंस, Dadabhai Naoroji is considered as the first person who calculated the national income। सबसे पहले हम लोग ये वर्ड अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनकम क्या होता है। इनकम इज बेसिकली दैट थिंग विच कम्स इन, क्या अंदर आ रहा है वो क्या है, हमारी इनकम है। जो अंदर आता है वो क्या है, हमारी इनकम है। अगर मैं बोलती हूँ कि इनकम क्या है, जो अंदर आता है वो क्या है, मेरी इनकम है। और ये इनकम कब आएगी, जब मैं कुछ क्या दूंगी, आउटपुट दूंगी। आउटपुट देना यानी कि मैंने मेरा टाइम दिया, मैंने मेरी स्किल बताई, मैंने मेरा एक्सपीरियंस दिया, तो उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड में या एक्सचेंज में क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी इनकम। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पैसा, मुझे मिलेगा पैसा। तो दैट इज योर इनकम। सो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है नेशनल इनकम। हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है नेशनल इनकम। भाई देश की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देश की भी तो इनकम होती होगी ना, जिसके वजह से तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात और निर्यात होता है। तो दादा भाई नौरोजी वो पर्सनालिटी थे या वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत की, और ये कब की बात कर रहे हैं हम बच्चा लोग, बिफोर इंडिपेंडेंस। कब की बात कर रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले ये जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, फर्स्ट पर्सन थे। सर रिचर्ड स्टोन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ, वैसे ही सर रिचर्ड स्टोन कौन थे, हमारे फादर ऑफ नेशनल इनकम, जिन्होंने ये कंसेप्ट को आगे लीड किया। He studied law at University of Cambridge, but later he influenced the John Maynard Keynes decided to study economics। इन्होंने क्या किया, अपनी जो स्टडी थी वो लॉ कॉलेज से की थी, जो कि कैम्ब्रिज में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। फिर इन्होंने इस बंदे से इंस्पायर होकर, प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर ये डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, उसको कैसे स्टडी करना है, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, देश की इनकम क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स करें। ठीक है, एक और बात, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बोर नहीं करूंगी, या हमें बोर नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे करियर से रिलेटेड है, हमारे भविष्य रिलेटेड है।
और अगर नहीं भी रिलेटेड है तो इतना तो हमें बीइंग अ कॉमर्स और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स पता होना चाहिए उन अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ट्राई करूंगी कि मैं लेक्चर एक मीडियम रेंज तक रहे, फिर भी नहीं रहा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला वाला हमने इकोनॉमिक के कंसेप्ट को किया था वैसे ही इसको भी कर लेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बट अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करिए और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान शब्दों में आप तक ये चीज पहुंच जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर चेंज टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये CSO एक संस्था है जो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में नंबर्स में डील करती है। ये ऐसी संस्था है जो सेंट्रली कलेक्ट करती है स्टैटिस्टिक्स को और प्रेजेंट करती है। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से लिखा हुआ आपको मिलेगा और हम डिटेल में जानेंगे, या फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में CSO और NSO दोनों को कवर कर लूंगी कि ये कहाँ से है और इसके बारे में क्या है, ठीक है। जरूरत होगी तो जरूर से बताइएगा, जरूर से करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक CSO नाम के संस्था की स्थापना की है जो सेंट्रली डेटास को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक अच्छा फीडबैक रिपोर्ट रिजल्ट देने के लिए जनता के सामने इसको प्रस्तुत करता है। इट्स गिव्स द क्लियर आइडिया that what exactly numbers of people are working, earning and contributing to our country and the form of national income. Okay. Estimates the Indian national income have been based upon 4 sets of statistical series. First estimate the national income was published in 1956 and had a base year of 48-49 base year. ये चीज में हमें एक बेस ईयर लेना पड़ता है। बेस ईयर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, कंपैरिजन। जब भी हमें किसी चीज को कंपैरिजन करना है, मान लो मुझे बी को कंपेयर करना है, बी की प्रोडक्टिविटी या बी का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी, कोई तो चाहिए मुझे इसके साथ में कंपेयर करने के लिए। तो मान लो मैंने ए के साथ कंपेयर किया, वैसे ही मुझे सी को कंपेयर करना है, मैंने ए के साथ कंपेयर किया। मुझे डी को कंपेयर करना है, मैंने ए के साथ किया। हालांकि मैं सी को बी के साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ, डी को भी बी के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। वैसे ही अगर मुझे मेरे देश की नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है जो 1956 में फर्स्ट बार पब्लिश हुई, उसके बाद में ये सीरीज आगे बढ़ती गई और इसका बेस ईयर हमने कर दिया हमारे आज़ादी का दूसरा साल, दैट इज 48-49। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 48-49 है और इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। लेट्स मूव अहेड। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही इजी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नेशन यानी कि अपनी कंट्री, हमारे भारत की जो पूरी बाउंड्री है उसके अंदर कमाए जाने वाला पैसा। मीन्स द वैल्यू यानी कि किसी चीज की वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए ऑफ गुड्स। ये गुड्स क्या है, हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो सारे। ये सर्विस क्या है, जो भी हम सर्विस लेते हैं, टीचर, डॉक्टर, हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एवरीथिंग सर्विस एंड ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, एक कंट्री के द्वारा उत्पादित किया जाता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। फाइनेंशियल ईयर क्या है मेरा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये क्या है मेरा फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के अंडर मेरी जो कंट्री जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है उसकी वैल्यू करना ही क्या है, नेशनल इनकम है। Thus it is a net result of all the economic activity। दो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होती है जिनको करने से मनी का पर्पस फुलफिल होता है और नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी होती है जिसको करने से लव, अफेक्शन, डिजायर, इमोशन, ये सारी चीजें क्या होती है, फुलफिल होती है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा फुल करता है मनी पर्पस और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लव, अफेक्शन, इमोशन, डिजायर, सेटिस्फैक्शन, केयर, ये सारी चीजों को। जैसे माँ रोटी पकाती है अपने बच्चों के लिए, उसको पैसा नहीं कमाना है, उसको वहां से लव मिलता है, इसके लिए करता है। फादर अपने बच्चे को
इसलिए पढ़ाता है कि वो चाहता है कि वो उनसे आगे बढ़े, अच्छा करे, मनी कमा के उसको दे, ये पर्पस नहीं है। तो नेशनल इनकम क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री अपने टेरिटोरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और उसकी वैल्यू जो हम लगाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को गिन के ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर बताया ये 1 ईयर का ही होगा, इज वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर जो भी बात होगी वो किस में होगी, मनी बात में होगी, मनी के टर्म में बात होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year, and this net results of all the economic activity of any country during a period of 1 year. It's valued in the terms of money. So your goods and services have to be valued in the terms of money. To better understand that, will only take the data or a statistics of only 1 year, and that will be also in the financial year, not from any 1 year like 1st January to till December. No, it should be 31st March before 1st April to 31st March. Okay, so that is your national income. Let's go ahead. अभी नेशनल इनकम के अंदर दो टर्म और दिए हैं, एक होता है टोटल इंजेक्शन और एक होता है टोटल विड्रॉवल। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है ना, आई एक्सप्लेन यू हियर। ये है मेरा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जीरो। जब मेरा इंजेक्शन ऑफ मनी और जब मेरा विड्रॉवल ऑफ मनी यहाँ पर मैच करता है तो ये मेरा बन जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बनता है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। ओके, तो यहाँ पर मेरा इंजेक्शन और यहाँ पर मेरा विड्रॉवल अगर एक पॉइंट पे आके मिल जाए तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये डायग्राम अच्छे से देखना, ये डायग्राम आगे इतनी बार आने वाला है कि हर एक जगह पे आपको ये दिखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स विदाउट डायग्राम इज नथिंग। तो ये उसकी पहचान है और उसकी पहचान हमें नहीं छीननी है। उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए हमें हमारे आंसर राइटिंग में इसको बेखूबी यूज करना है कि भाई सामने वाला इंप्रेस हो जाए। ठीक है, ओके। सो हियर वी वर दैट इंजेक्शन एंड विड्रॉवल हैज टू बी सेम। इंजेक्शन करना कि इंजेक्ट करना, मनी को मार्केट में डालना, क्या करना, डालना, और विड्रॉ करना यानी कि निकालना। मनी को क्या करना, निकालना। सो मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना और मार्केट से मनी को निकालना। इंजेक्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स वगैरह लेंगे तो पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा। विड्रॉवल कैसे होती है, जब हम सेविंग्स करते हैं, जब हम टैक्स भरते हैं और जब हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि किसी और कंट्री से हम लोग कोई गुड्स को मंगवाते हैं। जब हम टैक्स पे करते हैं तो पैसे को बाहर करते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करना है गवर्नमेंट के साइड से। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट में जब हम गवर्नमेंट को देते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं तब। सो दैट इज अ नेशनल इनकम इन द इक्विलिब्रियम, जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो। इफ इंजेक्शंस आर ग्रेटर, अगर जो मेरे इंजेक्शंस ऑफ मनी वो ग्रेटर है किससे, विड्रॉवल से, तो मेरा जो नेशनल इनकम है वो राइज होगा। ठीक है, बढ़ेगा। और जब मेरे इंजेक्शन ऑफ मनी लेसर देन है किससे, विड्रॉवल से, तो मेरा नेशनल इनकम क्या होगा, फॉल हो जाएगा, उसमें गिरावट आ जाएगी। तो मेरे जो इंजेक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए मेरे विड्रॉवल से। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए विड्रॉवल से, विड्रॉ कम करना है, पैसा ज़्यादा क्रेडिट होना चाहिए डेबिट के मुताबिक। इससे क्या होगी, मेरी सेविंग में इंक्रीमेंट होगा। उसी के अपोजिट अगर मेरा क्रेडिट कम और डेबिट ज़्यादा होता है तो मेरी सेविंग क्या होती है, फॉल होती है। उसी चीज़ से ये कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंड करना है आपको कि भाई इंजेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, विड्रॉ कम होना चाहिए, तो मेरी नेशनल इनकम क्या होगी, इंजेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, विड्रॉ कम होना चाहिए, तो मेरी जो नेशनल इनकम है वो राइज होगी। इंजेक्ट कम हो रहा है, विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है,
जो मेरी नेशनल इनकम है उसमें फॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ये सर्कुलर फ्लो आपको 3 सेक्टर 4 सेक्टर में भी देखने मिलेगा, लेकिन हम एकदम बेसिक कंसेप्ट से शुरू किया है और हमें फिलहाल इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सर्कुलर फ्लो, कहाँ गया पेन भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। सर्कुलर, अगर कोई चीज सर्कुलर लिखा हो ना बच्चों तो समझ जाना कि ये सर्कल फॉर्म में, और सर्कल फॉर्म का मतलब है भाई ये कभी भी नेवर एंडिंग चीज है, कभी भी खत्म होती नहीं है। ये कैसा फॉर्म है मेरा, सर्कुलर फॉर्म है, और सर्कुलर फॉर्म में कभी भी चीजें खत्म नहीं होती है, एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, ये चलते ही रहेंगे। तो इसमें मेरे 2 सेक्टर कौन से हैं, एक तो है हाउस होल्ड और एक है फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, चीजें बनाता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, सर्विस को क्रिएट करता है, और फर्म क्या करता है, उसको लेता है। ऑब्वियसली अगर हाउस होल्ड कुछ बना रहा है तो फर्म लेगा, अगर फर्म बना रहा होता तो हाउस होल्ड लेता। तो हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हाउस होल्ड एक चीज बनाता है और फर्म उसको लेता है। जब वो लेता है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर वो कोई चीज ले रहा है तो उसके बदले में हमें रिटर्न में या हमें रिवॉर्ड में कुछ तो मिलेगा, मनी मिलेगी ना भाई, पैसों के लिए तो कर रहे हैं, और पैसों की वजह से तो वी आर स्टडिंग दिस। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी इजी। हाउस होल्ड क्या बनाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बनाता है ये, वो चीजें बनाता है जो कंजम्पशन करने के पर्पज से हो। एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन करने के वजह से खर्चा करता है, और वो खर्चा किस पे करता है, या तो कोई गुड्स बनाएगा या कोई सर्विस क्रिएट करेगा। सर्विस जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवलिंग, डॉक्टर, लॉयर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सर्विसेज है। और गुड्स क्या हो गया, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, खाने पीने के प्रोडक्ट, बाल धोने के लिए शैम्पू, यानी कि हमारे FMCG गुड्स भी आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसने तो बना दिया। अब ये चीजों को बनाने के लिए हाउस होल्ड क्या यूज करता है, लैंड यूज करता है। भाई एक जमीन का टुकड़ा तो चाहिए, लेबर, इस टुकड़े पे काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए, कि मजदूरों के बिना काम हो जाएगा, नहीं होगा। कैपिटल, पैसा तो लगेगा, इन लोगों को कुछ देना भी, रिटर्न रिवॉर्ड देना पड़ेगा। एंटरप्राइज तो भाई वो बिजनेसमैन है अपना अंबानी जैसे, जो क्या करता है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, कि भाई मैं तैयार हूं, मैं पैसा देता हूँ, बनाओ एंटरप्राइज, बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ फैक्ट्री, लगाओ प्लांट सेटअप करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, लोगों को जॉब दो, हायर करो, विलेज वगैरह साइड में जा रहे हो तो प्लांट सेटअप करो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें करवाओ। ठीक है, तो फर्म क्या करता है, फर्म करता है बेसिकली, फर्म क्या करता है हमारा, फर्म ये करता है कि कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बनाने के लिए लैंड यूज करता है, लेबर यूज करता है, कैपिटल लगाता है, और एंटरप्राइज अपना प्रॉफिट भी इसी से कमाता है। ये सब करने के बाद में ये किसको देता है, फर्म को देता है। तो फर्म बदले में क्या देगा, फर्म करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये उन लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि ये किन लोगों तक पहुंचाता है भाई, ये पहुंचाता है कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, ये पहुंचाता है कंज्यूमर तक, ये पहुंचाता है कस्टमर तक। जब कस्टमर तक ये गुड्स और सर्विसेज पहुंचते हैं तो कस्टमर इनको पैसे देता होगा, किसको देगा भाई, फर्म को पैसा देगा। तो फर्म क्या करता है, फैक्टर्स को रिटर्न करेगा। ये क्या थे मेरे, हाँ, इनको हम लोग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो कोई चीज को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट करने में, बनाने में मददगार है, उपयोगी है, यूजफुल है, वो फैक्टर्स। तो वो 4 फैक्टर्स कौन सा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में आएगा। ठीक है, तो भाई जो लैंड लेता है उसको वो देता है रेंट, जो लेबर है उसको देता है वेजेस या सैलरी, कैपिटल जो लेता है उसको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट। आया समझ में कुछ कुछ, वापस से बताती हूँ। जो लैंड है
उसको मिलता है रेंट, जो लेबर है उसको मिलता है वेजेस या सैलरी, जो कैपिटल है उसको मिलता है जो कैपिटल है उसको मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। तो ये जो मेरी सर्कुलर फ्लो है यहाँ से, ये क्या होती रहती है, चलती ही रहती है। हम फिर से कोई गुड्स और सर्विस बनाते हैं, ये सारे फैक्टर्स यूज करते हैं, फर्म को देते हैं, फर्म फ्लो करता है, वापस से फर्म हमें रिटर्न में क्या देता है, इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, ये फैक्टर्स ऑफ इनकम है। तो फैक्टर्स ऑफ इनकम क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और रेंट किसको देते हैं, लैंड को, वेजेस किसको देते हैं, लेबर को, इंटरेस्ट किसको देते हैं, कैपिटल को, और प्रॉफिट किसको देते हैं, एंटरप्राइज को। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए करेंगे स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी चीजें हैं जिसको हम लोग करेंगे मूव अहेड। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। द नेक्स्ट इज कोट ऑफ द डे, मोटिवेशन इज वॉट यू गेट स्टार्टेड। मोटिवेशन ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि मैं रोज करते रहो, बट शुरू का मोटिवेशन ये है कि एटलीस्ट आप शुरू तो करो। एंड हैबिट व्हाट कीप्स यू ऑन। अगर आपने एक बार करने की हैबिट डेवलप कर ली, तो जब जब आप ये हैबिट करते रहोगे तो ये हैबिट क्या करेगी, आपको डेवलपमेंट देते ही रहेगी। लेकिन शुरू करना जरूरी है। अगर आपने शुरू ही नहीं किया, मोटिवेशन एक बार चाहिए, जब शुरू कर रहे हो तो मोटिवेशन चाहिए कि हाँ भाई ये चीज मुझे क्यों करनी है। बट एक बार आपको मोटिवेशन मिल गया बच्चा लोग, उसके बाद में आपको हैबिट डेवलप करनी है कि ये मैं करते रहूं, और अगर मैं ये करते रहूंगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पहुंचूंगा। समझ में आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले दिन तो इतने जोश में, इतने एक्साइटेड होते हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये टाइम क्लियर करना ही है, लेकिन धीरे धीरे हम डाउन हो जाते हैं। तो हमें भले आग थोड़ी सी ही लगे, पर आग का लगना जरूरी है। एक बार आग लग गई तो उसको कितने लंबे अरसे तक चालू रखना है और कितनी भयंकर आग में बदलना है, ये डिसाइड करेगी हमारी हैबिट। ठीक है, रॉन्ग वे में मत लेना, मैं हैबिट की बात कर रही हूँ, वरना घर में जाके तुम कहीं पर यहाँ वहाँ आग लगाने लग जाओगे। ऐसा नहीं करना है। शुरू करने के लिए मोटिवेशन इतना काफी है, लेकिन मोटिवेशन को साइड में रखकर फिर डेवलप करनी है हैबिट। एंड व्हाट हैबिट्स मेक्स यू, motivation can't makes you. If you are in discipline then you can get what motivation से नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि your motivation cannot change your career but your habit can change your career। अगर आपने हमारी हैबिट्स को चेंज करा तो आप अपने करियर में कहाँ तक जाओगे वो बता सकते हैं। ये भी काफी बार तुमने सुना होगा आप लोगों ने कि इंसान की आदत, इंसान की हैबिट बता सकता है कि ये बंदा आने वाले 3 या 4 साल में किधर जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जिनको जरूरत है। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपके क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, आपको और कहाँ चाहिए। न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं कभी कभी 1-1 मिनट के शॉर्ट्स में छोटे छोटे कंसेप्ट को भी डाल देती हूँ, तो उससे भी आपको हेल्प होगी और वहां पर भी आप बता सकते हो अगर वो टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए। और यूट्यूब चैनल से तो आप जुड़े हुए ही है, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ेगा, मैं वहाँ पर पीपीटी नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ। और ये हमारी ईमेल आईडी है learntheunlearn20@gmail.com। यहाँ पर भी आपके फीडबैक, कमेंट, जो भी क्वेरीज हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो आप शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमने ऐड किया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।